अरे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चलती होगी। आज हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे। यह आज का यह वीडियो, आज का यह क्लास आपके बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस क्लास में आपको गेस किया हुआ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम बताने का काम करेंगे, जो संभावित प्रश्न है, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप निश्चित रूपेण हासिल करेंगे। और इसी के साथ आज जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब भी कीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर और लाइक करने से, आपके द्वारा यदि शेयर और लाइक होता है तो उससे हमारा साहस बढ़ता है, उससे हमें एक जोश आता है और अच्छे से अच्छे नई से नई चीज़ लाने का। इसीलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक आप लोग निश्चित कीजिएगा। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन थे? बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता थे काबूल। कौन थे बाबू? काबूल। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 है, 1930 है, 1942 है, 1947 है। तो सही जवाब क्या होगा? 1942। सही जवाब क्या होगा? 1942। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1917, 1919, 1920, 1922। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ? 1920 ईस्वी में। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग। हमारा बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? मेजनी, काबूल, बिस्मार्क और गैरिबाल्डी ने। तो सही जवाब होगा हमारा बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? बिस्मार्क। सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? मजदूर से, किसानों से, तुर्की के खलीफा से, उद्योगपति से। तो हमारा सही जवाब होगा तुर्की के खलीफा से। नहीं, ये खिलाफत आंदोलन है, उसके से संबंधित था। डंडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था?
ऑप्शन है साबरमती आश्रम, वर्धा, दिल्ली, बम्बई। तो सही जवाब होगा साबरमती आश्रम। सही जवाब क्या होगा? साबरमती आश्रम। ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? नहीं, ऑप्शन क्या सब है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इसीलिए सही जवाब होगा सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा इंग्लैंड। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जेम्स हिक्की, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। इसीलिए सही जवाब सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है, यह किसने कहा था? यह स्वराज्य हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है, यह किसने कहा था? न ऑप्शन है गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? जय हिंद, करो या मरो, वंदे मातरम, सत्याग्रह। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, न डू एंड डाई। इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919, 1920, 1930, 1940। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में। इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति औद्योगिकरण से, नहीं, अगला प्रश्न क्या है? औद्योगिकरण से किस वर्ग का उदय हुआ? औद्योगिकरण से किस वर्ग का उदय हुआ? किसान वर्ग, ऑप्शन में है किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, राजा वर्ग, सैनिक। तो औद्योगिकरण से मजदूर वर्ग का उदय हुआ था। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न राष्ट्रवाद का उदय किस महाद्वीप में पहले हुआ? राष्ट्रवाद का उदय किस महाद्वीप में पहले हुआ? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। ये तो हमारा यह राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में। इसीलिए सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। छापा खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? छापा खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन है शिक्षा पर, राजनीति पर, राष्ट्रवाद पर। तो बाबू इन सब पर पड़ा। इसीलिए डी ऑप्शन जो है यह सही न होगा। इन सभी पर, शिक्षा पर भी पड़ा, राजनीति पर भी पड़ा और राष्ट्रवाद पर भी पड़ा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1857, 1885, 1905, 1920। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? अंग्रेजों की हार, चोरी चोरा कांड, अकाल और समझौता। तो यह असहयोग आंदोलन वापस चोरी चोरा कांड के कारण लिया गया था। किसके कारण? चोरी चोरा कांड के कारण लिया गया था। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। प्रिंट संस्कृति से क्या बढ़ा? प्रिंट संस्कृति से
क्या बढ़ा? ऑप्शन है निरक्षरता, जन जागरण, अशांति, बेरोजगारी। तो प्रिंट संस्कृति से जन जागरण बढ़ा, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चीनी कौन सी फसल खरीफ फसल है? कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो गेहूं, धान, चना, धान। तो धान जो है वह खरीफ फसल है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? वह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आज बहुत ही गेस किया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा में, राजस्थान, बिहार। तो लौह अयस्क सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाता है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, वनों की कटाई, सिंचाई और खेती। तो वनों की कटाई इसका मुख्य कारण है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय है? तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और गैस। तो पवन ऊर्जा अक्षय है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं, ऑप्शन में है गेहूं, धान, जौ, चना। तो भारत ये खरीफ फसल में क्या आ जाता है? खरीफ फसल में ये धान आ जाता है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही जवाब है। सही जवाब धान होगा। कोयला, अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अक्षय है, अनाक्षय है, जैव है और मानव निर्मित। ये इसमें से हम जानते हैं अनाक्षय है, नहीं, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला। ये ऑप्शन है तो भिलाई में है। कहाँ है? भिलाई में। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन कराता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन कराता है? ऑप्शन में है राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार, पंचायती राज। तो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है ये देश का होता है, इसीलिए इसे केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये याद रखिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा, तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। पेट्रोलियम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफ़ेद सोना, हरा सोना, लाल सोना। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। मृदा संरक्षण का उपाय कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? मृदा संरक्षण का उपाय कौन सा है? ऑप्शन है वनों की कटाई, मृदा संरक्षण का उपाय वनों की कटाई, झूम खेती, समुच्च जुताई, अति चराई, है ना। तो मृदा इनमें से वनों की कटाई से तो और ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका क्या होगा? समुच्च जुताई, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपकी, जो भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन है बिहार, असम, पंजाब, राजस्थान। तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है वह
असम में होता है। कहाँ होता है? असम में। इसीलिए बी ऑप्शन जो है वह सही जवाब होगा। बी ऑप्शन असम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग है? ऑप्शन में है सीमेंट, चीनी, हथकरघा, इस्पात। तो कुटीर उद्योग जो हथकरघा आता है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोचीन। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहीं, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन है अनाक्षय, अक्षय, तापीय, परमाणु। तो पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। क्या है? अक्षय ऊर्जा है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन सबसे अधिक विकसित क्यों है? ऑप्शन है सस्ता है, लचीला है, धीमा है, खतरनाक है। तो सड़क परिवहन सबसे अधिक लचीला है। इसीलिए नहीं, बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कौन सा खनिज उद्योग के लिए आधार है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोना, अबरख। तो लोहा जो है यह खनिज उद्योग का आधार है। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत में कृषि भारत की कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार देती है? नहीं, देखिए क्वेश्चन को उल्टा करके, जो भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है या कितने प्रतिशत लोग कृषि करती है, इस तरह से ऑप्शन है 20%, 30%, 50% से अधिक और 10%। तो 50% से अधिक। नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे जुड़ा है? ऑप्शन में है, क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे जुड़ा है? ग्राम से, जिला से, देश के बीच और राज्य से। तो जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता है, तो देश के बीच से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44, NH-2, NH-7, NH-8। तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है वह सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। कौन है? ये ए नंबर का ऑप्शन नहीं सही है। NH-44। अगला प्रश्न है जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। क्योंकि ऑप्शन है क्योंकि एक सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, राजा शासन चलाता है, सेना शासन चलाती है। तो संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है? लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है? लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। क्या है? जनता है। नहीं, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। भारत में कितने स्तर की सरकार है? 2, 3, 4, 1।
ये ऑप्शन है। तो भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो भारत में 3 स्तर की सरकार है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार। तो ये 3 स्तर की सरकार है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। राष्ट्रीय अब है अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने प्रतिशत वोट की आवश्यकता है? कोई भी दल जो राष्ट्रीय दल होता है, नहीं कोई क्षत्रिय दल होता है और राष्ट्रीय दल होता है। तो क्षत्रिय पार्टी से राष्ट्रीय दल बनने के लिए उसके लिए कैटेगरिया होता है, जो उसको इतना प्रतिशत वोट मिलना चाहिए। तो कितने प्रतिशत वोट की आवश्यकता है? कितने प्रतिशत वोट की आवश्यकता है? तो उसके लिए 6% वोट की आवश्यकता है। कितने प्रतिशत? 6%। अगला प्रश्न है शक्ति की साझेदारी क्यों जरूरी है? शक्ति की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसकी होती है? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता सत्ता किसकी होती है? जनता की। पंचायती राज में कितने स्तर की? पंचायती राज्य में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज्य में 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं। संविधान, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 1950 ईस्वी को। कब लागू किया गया? 1950 ईस्वी को। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना, कानून बनाना, सत्ता प्राप्त करना। तो राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। प्रति व्यक्ति कुल आय का क्या अर्थ है? प्रति व्यक्ति औसत आय। क्या अर्थ है? औसत आय, है ना। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र बैंकिंग है ना। सी ऑप्शन सही है। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैश्वीकरण से किसका विस्तार होता है? वैश्वीकरण से किसका विस्तार होता है? अंतर्राष्ट्रीय का। नहीं, उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? 6। कितने हैं? 6। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। जनता की भागीदारी पर। असंगठित क्षेत्र के उदाहरण कौन सा है? असंगठित क्षेत्र के घरेलू कामगार। नहीं, सी ऑप्शन हमारा सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या कहते हैं? MNC कहते हैं। ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक है। क्या है? बैंक है। लोकतंत्र में समानता का अधिकार क्या है? लोकतंत्र में समानता का अधिकार क्या है? सभी को समान अधिकार देना। सभी को समान अधिकार देना। उपभोक्ता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। चुनाव आयोग किस देश में स्वतंत्र है? भारत में स्वतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे जवाबदेही। अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार उपभोक्ता से संबंधित है? कौन सा? तो शिक्षा का, मतदान का, शिक्षा का ऑप्शन में है। शिक्षा का, मतदान का, जानकारी का अधिकार। या कौन सा अधिकार उपभोक्ता से संबंधित है? जानकारी का अधिकार। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है?
वैश्वीकरण में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भाषा, तकनीकी, धर्म, संस्कृति। तो तकनीकी सही जवाब होगा, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है विकास का सबसे अच्छा माप क्या है? विकास का सबसे अच्छा माप क्या है? कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो विकास का सबसे अच्छा माप प्रति व्यक्ति आय है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? ऑप्शन है खेती, कारखाना, बैंक, व्यापार। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, तो खेती ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब है। उसके बाद भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन है SBI, PNB, RBI, ICICI। तो RBI ये केंद्रीय बैंक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद है प्रश्न वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है? संचार, तकनीकी, परिवहन। तो ये बाबू इनमें से वैश्वीकरण का संचार भी है, तकनीकी भी है, परिवहन भी है, तो सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1986, 1991, 2000, 2005। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 ईस्वी को लागू हुआ था, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है जलोढ़, लाल, काली और रेगिस्तानी। तो हमारा काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है वह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है मल्टीमीटर, फोकस, रिएक्टर, स्केल, सुनामी। तो भूकंप का मापन जो होता है वह रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है ना, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नदी में ये आपदा से बहुत ही महत्वपूर्ण है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। तो जल की अधिकता के कारण नदी में बाढ़ आता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह लोगों के द्वारा होता है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? ऑप्शन है वर्षा जल संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सूखे से बचाव करने का इसका एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। क्या है? वर्षा जल संग्रह करना, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बिहार का अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ऑप्शन में है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब है जो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो कोसी नदी जो है वह बिहार का शोक कहा जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है वह हमारा सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है सोनामीटर द्वारा समुद्र की तल में क्या नापते हैं? सोनामीटर के द्वारा समुद्र के तल में क्या मापते हैं? बाढ़, सूखा, चक्रवात या सुनामी? क्या नापते हैं? सोनामीटर के द्वारा हम सुनामी को नापते हैं, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग? नहीं, तो इसको पी तरंग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र? तो अधिकेंद्र कहा जाता है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है जो भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है या अधिकेंद्र या अनुकेंद्र या इनमें से कोई? तो भूपटल के नीचे वह स्थल जहां से भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, इसीलिए ए ऑप्शन सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चे, आज आप लोगों के लिए हम ये गेस किया हुआ महत्वपूर्ण सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आज हम लोग जाने पढ़ें। आप लोग इससे निश्चित रूपेण तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका सपना, आपका लक्ष्य पूरा हो। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे विषय वस्तु को लेकर के, दूसरे गेस किया हुआ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।